में पुष्कर धामी ने ली सीएम पद की शपथ। 8 कैबिनेट मंत्रियों को भी दिलाई गई थी समारोह में शपथ और समारोह में पीएम मोदी समेत कई वीवीआईपी रहे शामिल। सीएम बनने के बाद पहली बार धामी पहुंचे हरिद्वार। हर की पैड़ी में मां गंगा का पूजन कर लिया आशीर्वाद। गंगा आरती में भी हुए शामिल। धामी कैबिनेट 2.0 की पहली बैठक कल। कॉमन सिविल कोड पर हो सकती है चर्चा। विधानसभा के पहले सत्र पर भी हो सकता है मंथन। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज रैंकिंग मामले में हाईकोर्ट सख्त। कैंपस में सीसीटीवी लगाने के निर्देश। 30 मार्च को होगी अगली सुनवाई। बंगलौर हाईवे पर मिनी बस पलटने से हादसे में बस में सवार 15 यात्रियों में 12 घायल। इलाज के लिए सभी घायल अस्पताल में भर्ती। कोरोना गाइडलाइन पर केंद्र सरकार का फैसला। कोरोना को लेकर सभी पाबंदियां खत्म। सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क रहेगा अनिवार्य। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। अब आपको सीधा लिए चलते हैं हरिद्वार, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं गंगा आरती में शामिल होने के लिए। हरिद्वार से ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां पर हरिद्वार से सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आप। गंगा आरती शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं गंगा आरती में शामिल होने के लिए। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं गंगा आरती में शामिल होने के लिए। हरिद्वार में हर की पैड़ी में गंगा आरती में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आज शपथ ग्रहण करने के बाद पहली बार गंगा आरती में शामिल हुए हैं पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। तो लगातार इतिहास रच दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। साथ ही पुष्कर सिंह धामी ने भी दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं उत्तराखंड के। और आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ, भव्य शानदार एक समारोह देहरादून के परेड ग्राउंड में। उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और शपथ ग्रहण के बाद पहली बार गंगा आरती में शामिल होने के लिए हरिद्वार पहुंचे हुए हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ पुष्कर सिंह धामी ने ली। इसके अलावा 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ भी ली है। सीधी तस्वीरें हरिद्वार से देख रहे हैं आप, जहां पर पहुंचे हुए हैं पुष्कर सिंह धामी गंगा आरती में शामिल होने के लिए। ये भव्य नजारा हर की पैड़ी का आप देख रहे हैं। हरिद्वार से सीधी तस्वीरें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शपथ ग्रहण के बाद पहली बार गंगा आरती में शामिल होने के लिए हरिद्वार पहुंचे हैं। तो गंगा आरती में शामिल हुए हैं पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार में। और आज शपथ ग्रहण के बाद पहली बार गंगा आरती में शामिल हुए पुष्कर सिंह धामी। हरिद्वार से ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। गंगा आरती में शामिल हुए पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। दूसरी बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है पुष्कर सिंह धामी ने। हर की पौड़ी पहुंचे हुए हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और गंगा आरती में शामिल हुए। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार गंगा आरती में शामिल हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी के अलावा 8 अन्य विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। आज उत्तराखंड में एक इतिहास बन गया है। दोबारा से
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हुए हैं पुष्कर सिंह धामी। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए थे। आज देहरादून के पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्हें राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। पुष्कर सिंह धामी के साथ 8 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। सौरभ बहुगुणा और चंदन रामदास नए चेहरे हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। देखिए खास रिपोर्ट। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं। सौरभ बहुगुणा और चंदन रामदास नए चेहरे हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ सतपाल महाराज, सौरभ बहुगुणा, प्रेमचंद अग्रवाल, चंदन रामदास, रेखा आर्या, धन सिंह रावत, गणेश जोशी, सुबोध उनियाल ने मंत्री पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के बाद कैबिनेट में दूसरे नंबर की शपथ लेने वाले सतपाल महाराज रहे। प्रेमचंद अग्रवाल ने संस्कृत में शपथ ली। अहम प्रेमचंद अग्रवाल ईश्वरस्य नाम्ना शपयेद। अहम विधिना स्थापस्य भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये तथा भारतस्य प्रभुतां अखंडतां च अक्षुण्णां रक्षिष्यामि तथा अहम उत्तराखंड राज्यस्य मंत्रित्वेन स्वकर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं शुद्ध अंतःकरणेन च निर्वक्ष्यामि तथा सर्वविधि लोकान् प्रति भीतिं पक्षपातं व रागं द्वेषं व विहाय यथा संविधानं यथा विधि च न्याय आचरिष्यामि। बता दें कैबिनेट में फिलहाल 2 पद अभी खाली हैं जिन पर बाद में फैसला लिया जाएगा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी की बेटी ऋतु खंडूरी को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपा ने प्रचंड बहुमत के साथ उत्तराखंड में जीत दर्ज की और जन समर्थन के बाद आला कमान ने एक बार फिर पुष्कर धामी पर भरोसा जताते हुए सीएम पद की जिम्मेदारी सौंपी है। पुष्कर सिंह धामी का नाम बीते साल अचानक सुर्खियों में आया था। बीजेपी ने उत्तराखंड में सत्ता परिवर्तन करते हुए पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया था। जनरल बीसी खंडूरी के बाद पुष्कर सिंह धामी दूसरे राजनेता हैं जिन्हें दूसरी बार उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनने का गौरव मिला है। इससे पहले उनका कार्यकाल केवल 8 महीने का था। अब उन्हें अगले 5 साल के लिए सत्ता की बागडोर सौंपी गई है। पुष्कर सिंह धामी के सीएम बनने के बाद बीजेपी में खुशी की लहर है। शपथ समारोह के बाद केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह मीडिया के सामने आए और पुष्कर सिंह धामी को फिर से उत्तराखंड के सीएम बनने की बधाई दी, साथ ही शुभकामनाएं भी दी। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी पुष्कर धामी को फिर से देवभूमि का सीएम बनाए जाने पर बधाई दी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी और उनकी पूरी टीम को मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि उत्तराखंड राज्य को एक नई ऊंचाई देने में उनका यह मंत्रिमंडल पूरी तरह से कामयाब होगा। युवा और ऊर्जावान मुख्यमंत्री हैं। पिछले बहुत अल्प कार्यकाल में उनने उत्तराखंड का जिस ढंग से विकास किया वो अद्भुत था। प्रधानमंत्री जी के पीछे उत्तराखंड की जनता है, लेकिन जनता ने भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया और पुष्कर धामी जी को दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके ऊर्जावान नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पुष्कर धामी उत्तराखंड को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। बता दें पुष्कर सिंह धामी बेहद साधारण परिवार से आते हैं। उनकी पत्नी का नाम गीता धामी है। धामी के 2 बच्चे दिवाकर और प्रभाकर हैं। पुष्कर सिंह धामी के पिता सेना में सूबेदार थे। पुष्कर सिंह धामी ने वकालत की डिग्री ली हुई है। पुष्कर धामी आरएसएस से भी जुड़े और 2 बार बीजेपी की छात्र इकाई के अध्यक्ष रहे। बता दें शपथ ग्रहण समारोह के बाद अब गुरुवार यानी कल धामी कैबिनेट की पहली बैठक होगी। शपथ ग्रहण के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कल 24 मार्च को हमारी पहली कैबिनेट बैठक होगी। आगामी दशक उत्तराखंड का होगा और हम इसे एक बनाने के लिए कृत संकल्प हैं।
हम अपने राज्य के विकास के लिए आज से काम शुरू करेंगे। काम के श्रेष्ठ राज्य बने, उसके लिए हमारी सरकार काम करेगी। सरलीकरण का मंत्र, समाधान का मंत्र और निस्तारण का मंत्र, ये मंत्र लेकर हम पूरी पारदर्शिता के साथ चीजों को सरल करेंगे। हमारी सरकार लोगों के गांव-गांव तक जाएगी, घर-घर तक जाएगी और जो भी अच्छे समाधान हो सकते हैं उन समाधानों को करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि ये आने वाला दशक ये उत्तराखंड का दशक होगा, इसको उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित है और जो भी हमने संकल्प लिए हैं उन सभी संकल्पों पर आज से ही हमारी सरकार काम करना प्रारंभ करेगी। कल हम कैबिनेट की पहली बैठक करेंगे, उसके माध्यम से आप सबको बहुत सारी जानकारी सर उत्तराखंड के इतिहास में ऐसा पहला शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, इतने मुख्यमंत्री आए, खुद प्रधानमंत्री मौजूद रहे। संदेश किस तरह का देना चाह रहे हैं आप लोग? मतलब नहीं, हम उत्तराखंड की जनता के सर्वांगीण विकास के लिए काम करेंगे। सीएम बनने से पहले धामी कभी मंत्री नहीं बने थे, लेकिन पीएम मोदी ने उन पर भरोसा जताकर काम करने का मौका दिया, जिसे साबित करने की जिम्मेदारी धामी ने पहले कार्यकाल में बखूबी निभाई। अब एक बार फिर धामी पर आला कमान ने भरोसा जताया है। पुष्कर सिंह धामी का राज तिलक हो चुका है। धामी जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरते हैं, अब ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल डेस्क की न्यूज इंडिया। और मंगलौर से खबर आ रही है, हाईवे पर पलटी है तेज रफ्तार मिनी बस। बस में सवार 15 यात्रियों में से 12 यात्री घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को बस से निकाला है। घायलों को अस्पताल में उपचार के लिए भेज दिया गया है। तो मंगलौर से खबर सामने आ रही है। बस पलटने से 12 यात्रियों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। घायलों को अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया है। मंगलौर से यह खबर सामने आ रही है। हाईवे पर तेज रफ्तार मिनी बस पलट गई है। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता अकील अहमद जुड़ गए हैं। अकील, क्या जानकारी आ रही है? ये बस पलटने को लेकर क्या खबर सामने आ रही है इसकी? ये मैं आपको बताना चाहूंगा, NH 58 राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर एक मिनी बस जो कि रुड़की से पुरकाजी होती हुई मुजफ्फरनगर जा रही थी, उसका टायर अचानक फट गया। गुरु नारसन मंगलो के जो पास है उसमें बस पलट गई। उसमें चीख पुकार मच गई, जिसमें करीब मिनी बस में 15 से 20 यात्री सवार थे। राहगीरों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर जो यात्री थे उनको निकलवाया और इसमें 1 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं और 3 की जो हालत जो नाजुक बनी हुई उनको हायर सेंटर रेफर किया गया है। इसे बस पलटने से राष्ट्रीय मार्ग पर जाम भी लग गया, जिससे पुलिस ने खुलवाया। और 3 जो यात्री हैं उनमें एक छोटी बच्ची भी है जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। जी, ये अकील कहाँ के रहने वाले बताए जा रहे हैं ये जो घायल हुए हैं यात्री? देखिए, घायलों की सूची अभी जमा की जा रही है। कुछ नाम आए भी है, ये मंगलौर या आसपास के ही क्षेत्र के हैं, क्योंकि गुरुकुल नासन जो है यूपी की सीमा से लगा हुआ है। वहां से पुरकाजी यूपी शुरू हो जाता है। और मैं बताना चाहूंगा, दर्जनों की संख्या में यहाँ से रुड़की से जाते हैं। हमारी आगे निकल से हादसे होने का डर बना रहता है। आज ये घटना हो भी गई है, इससे जो प्रशासन है, जिम्मेदार विभाग, इस ओर ध्यान देना होगा, क्योंकि काफी संख्या में मंगलौर से जो है डग्गा वाहन चलते हैं। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया अकील इस तमाम जानकारी के लिए। तो मिनी बस पलटने से 12 यात्री घायल हो गए हैं। मंगलौर से यह खबर सामने आ रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित भव्य समारोह में पुष्कर धामी की
मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर नई सरकार के आगामी 5 वर्ष के सकुशल कार्यकाल को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश भर में जगह जगह धार्मिक स्थलों में पूजा अर्चना की जा रही है। इसी कड़ी में नैनीताल के विश्वविख्यात मां नैना देवी मंदिर में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा अगले 5 सालों में भाजपा और पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश के विकास और खुशहाली के लिए पूजा अर्चना कर दुआएं की गई। आज हम सबसे पहले उत्तराखंड की देवभूमि में और इस देवतुल्य जनता का, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का आभार प्रकट करना चाहते हैं कि उन्होंने इतने बड़े बहुमत के साथ उत्तराखंड में सारे मिथकों को तोड़ करके एक बार पुनः धामी जी के नेतृत्व में, युवा नेतृत्व में उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। उसके लिए हम उत्तराखंड की जनता का बहुत बहुत कोटि कोटि आभार प्रकट करते हैं। और आज जैसा कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व का एक आह्वान था कि भाई आज जो हमारा शपथ ग्रहण समारोह आज धामी जी का हो रहा है, उसके लिए पूरे प्रदेश भर के अंदर हमारे जितने भी मंदिर हैं, मठ हैं, गुरुद्वारे हैं और अन्य स्थान हमारे जितने भी हैं, उनमें जाकर के हमने पूजा अर्चना। मां नंदा से प्रार्थना करना चाहते हैं कि इन 5 वर्षों में हमारी देवभूमि का, उत्तराखंड का सतत विकास हो, अच्छा विकास हो, यहाँ के लोगों की उन्नति हो, हमारे धामी जी का कार्यकाल बहुत अच्छा, सुंदर और भव्य हो। इसलिए आज पूजा अर्चना का कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर रखा गया है। और उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के नाम पर फर्स्ट ईयर के 27 छात्रों का सिर मुड़वाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी को कैंपस में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने पूछा है कि अज्ञात लोगों के खिलाफ किस आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। कोर्ट ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से 30 मार्च तक विस्तृत जवाब पेश करने के लिए भी कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 30 मार्च की तिथि निर्धारित की है। आज उत्तराखंड हाईकोर्ट में हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज वाला मामला की सुनवाई हुई। उसमें कोर्ट ने कहा है कि जितनी भी हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के सारे परिसर में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए और प्रधानाचार्य को बोला है कि अपना काउंटर एफिडेविट अगले हफ्ते तक फाइल करे। और इसके अलावा कोर्ट ने यह भी पूछा है कॉलेज से कि ये जो FIR दर्ज हुई है यह अज्ञात लोगों पर क्यों दर्ज हुई है, इसका पूरा विवरण अगले हफ्ते तक दे और 30 मार्च की अगली सुनवाई करी गई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर किए गए अतिक्रमण मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी नैनीताल सहित रेलवे से पूछा है कि अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए क्या कदम अब तक उठाए गए हैं। कोर्ट ने 2 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने के लिए भी कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 6 अप्रैल की तारीख तय की है। आपको बता दें कि 9 नवंबर 2016 को हाईकोर्ट ने रविशंकर जोशी की याचिका पर 10 हफ्तों में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। हालांकि इस आदेश के खिलाफ सरकार और अतिक्रमणकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और सुप्रीम कोर्ट ने 3 माह की राहत देते हुए हाईकोर्ट में अपनी बात रखने के लिए कहा। इसी बीच एक अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान रेलवे ने कोर्ट को बताया कि सभी 4365 अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिए गए हैं। जनवरी में और फरवरी में, तो रेलवेज ने कहा कि उन्होंने जनवरी में और फरवरी में लेटर्स भेजे हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि हमें असिस्टेंस दीजिए, क्योंकि हमने PPR के मुकदमे निपटा दिए हैं और एनक्रोचमेंट हटाने के लिए उनकी मदद चाहिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, जिसका कोई जवाब नहीं है। कोर्ट ने अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से एक रिप्लाई मांगा है कि आप क्या आपने किया है रेलवे की रिक्वेस्ट पे, और साथ ही ये भी कहा है कि रेलवे अथॉरिटीज और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो साथ मिलके बैठे और अपना प्रोग्राम एक बताए कि वो ये इम्प्लीमेंटेशन, ये एनक्रोचमेंट कब तक हटाएंगे। और अगली खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां केदारनाथ यात्रा के सोनप्रयाग में 8 साल बाद भी बहुउद्देशीय पार्किंग का निर्माण नहीं हो पाया है, जिस कारण यात्रा के समय तीर्थयात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही लंबा जाम लगने से तीर्थयात्रियों को 5 मिनट का सफर तय करने के लिए घंटों लग जाते हैं। पार्किंग सुविधा नहीं होने से स्थानीय व्यापारी भी खासे परेशान रहते हैं। आपको बता दें कि केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव सोनप्रयाग में पिछले 8 वर्ष बाद भी 70 करोड़ की लागत से बनने वाली बहुउद्देशीय पार्किंग का निर्माण अभी तक नहीं किया जा सका है। पार्किंग में हेलीपैड बनना था, जिससे दैवीय आपदा की किसी भी संभावित घटना के दौरान राहत व बचाव कार्य शीघ्रता से किया जा सके। मगर दुर्भाग्य ही है
कि करोड़ों की लागत से बनने वाली पार्किंग का निर्माण आज तक नहीं हो सका है। जिलाधिकारी मनोज गोयल के मुताबिक पार्किंग का निर्माण कार्य चल रहा है। आने वाले 2 से 3 माह में 2 मंजिला पार्किंग का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। पार्किंग निर्माण कार्य नहीं होने से तीर्थयात्रियों को दिक्कतें झेलनी पड़ेगी। 8 साल से केदारनाथ यात्रा पड़ाव के सोनप्रयाग में चल रहा पार्किंग का निर्माण कार्य और 4 धाम यात्रा के दौरान जाम की समस्या बनी रहती है। वाहनों को पार्क करने के लिए भी तीर्थयात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कार्य लगातार चल रहा है। एक पार्किंग सोनप्रयाग में पूरी बनकर तैयार हो गई है, दूसरे पार्किंग का कार्य अभी भी चल रहा है और हमारी आशा है कि जिस प्रकार से मॉनिटरिंग चल रही है तो अगले 2 से 3 महीने में वो कार्य पूरा हो जाना चाहिए। और अगली खबर सितारगंज से है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत नगर के मुख्य बाजार में नगर पालिका के सौजन्य से कूड़ादान वितरित किए गए। पालिका चेयरमैन हरीश दुबे ने बाजार के दुकानदारों से डस्टबिन का उपयोग करने की अपील की। उन्होंने सभी दुकानदारों से कहा कि प्रत्येक दुकानदार कूड़ा डालने के लिए कूड़ेदान का ही उपयोग करें। साथ ही सभी दुकानदार प्रतिबंधित पॉलीथीन का उपयोग न करें और प्रत्येक दुकान में डस्टबिन का उपयोग करते हुए दुकान का सभी कूड़ा डस्टबिन में ही डालें। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी प्रियंका आर्य ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत सभी दुकानदारों को डस्टबिन बांटे जा रहे हैं। प्रत्येक दुकानदार को 2-2 कूड़ेदान दिए गए हैं। सभी दुकानदार गीला कूड़ा व सूखा कूड़ा अलग अलग डस्टबिन में डालें। पालिका द्वारा सभी कूड़े को अलग अलग उठाया जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान के तहत डस्टबिन बांटे जा रहे हैं। नीला और सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा प्रत्येक शहरवासी और दुकानदार द्वारा पृथक इस पर डाला जाएगा और पालिका द्वारा इसको अलग से उठाया जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी सम्मानित हमारे नागरिक हैं उनसे निवेदन है कि वो अपने घर से कूड़ा अलग अलग करके दें और दुकानदार जो भी हैं हमारे शहर के वो पॉलीथीन का कम से कम यूज़ करें, जिससे कि हम अपने शहर को और अपने उत्तराखंड को, अपने देश को स्वच्छ बनाने में अपनी भागीदारी कर सकें। कि सभी दुकानदारों को हम लोग जो है आज डस्टबिन बांट रहे हैं और सभी से ये हमारा निवेदन है कि सारा कूड़ा जो है वो डस्टबिन में ही डालें। आप आजकल देखिए हमारी कूड़ा गाड़ी आती है, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम हमारी कूड़ा गाड़ी आ रही है। ये सारा कूड़ा उसमें डालें। आसपास भी दुकानों के अगर कूड़ा मिला तो फिर उनके साथ कार्रवाई की जाएगी। सभी से हमारा निवेदन है कि सारा कूड़ा जो है आप कूड़ेदान में ही डालें। और वक्त है छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुद्रपुर में सोशल मीडिया में पुलिसकर्मी के साथ हुई मारपीट का एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें कुछ युवक पुलिसकर्मी पर डंडे बरसाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बेखौफ युवक पुलिसकर्मी की जमीन पर गिरने के बाद भी उस पर डंडे बरसा रहे हैं। इस घटना में रुद्रपुर कोतवाली में तैनात पुलिसकर्मी विजेंद्र शर्मा गंभीर रूप से घायल हुआ है। पुलिस ने मामले में पूर्व में 8 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी ने मारपीट कर रहे युवकों की गिरफ्तारी करने के लिए 3 टीमों का गठन किया। साथ ही सीओ सिटी से आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। ये 19 तारीख को होली के अगले दिन ये घटना आई थी। हमारा एक पुलिस कर्मचारी प्राइवेट कपड़ों में, सादे वस्त्रों में अपना कुछ प्राइवेट काम करने के लिए गया था। उसके बाद मारपीट आई कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा किया गया है, ऐसा जानकारी में आया था। तो ये वीडियो कल सरफेस हुआ है, तो वह कल हमें जानकारी में आया है कुछ पब्लिक के लोगों द्वारा, जिसमें थोड़ा सा गहन मारपीट हुआ है। तो अभी तक ऑलरेडी उसी दिन सेम डे 19 तारीख को ही हमने FIR पंजीकृत कर लिया था और उसमें 2 लोगों की अरेस्टिंग भी हो गई है। अब जब वीडियो आ गई है तो और भी लोगों का चिन्हीकरण हो गया है। वो सभी लोग गायब हैं, लेकिन हम उनको पकड़ने के लिए और अग्रिम कार्रवाई करने के लिए टोटल CO सिटी के नेतृत्व में
3 टीमें बनाया है। तो सीओ सिटी इस टीम का नेतृत्व करेंगे और अग्रिम कार्रवाई करेंगे। तो उन पर हर संभव कानून के दायरे में जो कार्रवाई होगी वो सब हम अमल में लाएंगे, जैसे गुंडा बनाना गैंगस्टर का है। और अगली खबर डोईवाला से है, जहां तमाम स्थानों पर आजादी के नायक शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान को याद करते हुए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। वहीं डोईवाला में चांदमारी तिराहे पर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान को याद कर श्रद्धांजलि दी गई। वो एक बहुत बड़े लगे हुए थे, लेकिन वो फिर भी इस जो आज़ाद भारत को कराने के लिए जो ब्रिटिश के अंडर में हम लोग थे, उसके लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। कॉलेज में जब उनके साथी राजगुरु वगैरह, सुखदेव थापर, जब उनके साथ जब 1900 अभी मेरे पास और मात्र 23 उनका जो बलिदान है, उनको एक बहुत ऊंचे स्तर पर जानते हैं, जिन्होंने छोटी सी उम्र में पिता किशन सिंह जी, माता विद्यावती कौर के गृह में खटखड़ कला गांव फिरोजपुर में जन्म लेकर के एक ऐसा काम किया जो देश को दिया, जो कोई शख्स नहीं दे सका। छोटी सी उम्र में इन्होंने ऐसे काम करने शुरू कर दिए जिनके कारण घर वाले सोचने लगे कि ये छोटी उम्र में लकड़ियों की बंदूक बनाते हैं, कभी कुछ बनाते हैं, हथगोले बनाते हैं, कि क्या करना चाहते हैं। जब थोड़े बड़े हुए तो पिताजी ने पूछा कि आप ये क्या करते हो, कि नहीं, मैं देश के लिए कुछ न कुछ, जो हम गुलामी के जंजीरों में बंधे हुए हैं, उनसे हम अपने देश को आज़ाद कराना चाहते हैं। देखिए, आज जो बलिदान दिवस के रूप में आज शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव सिंह और शहीद राजगुरु जी के इस शहीदी दिवस को मनाया जा रहा है, मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं जो हमारे यहाँ के जो किसान नेता हरिंदर बलिवान जी का, जिन्होंने कार्यक्रम रखा। और ये मौके होते हैं अपने शहीदों को याद करने का, और हमें याद करने का कि किस हालात में आप लोगों ने इस देश को आज़ाद कराया था और उनकी क्या भावनाएं थी और किस तरह का देश वो देखना चाहते। तो आज उनके ऊपर चर्चा की जा रही है और उनको याद किया जा रहा है। और अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां चारधाम यात्रा को लेकर एक और जहां शासन प्रशासन यात्रा से पहले सभी तैयारियां पूरी होने की बात कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यमुनोत्री धाम के अंतिम प्रमुख पड़ाव जानकी चट्टी में करोड़ों की लागत से बन रही बस पार्किंग का निर्माण महीनों से ठप पड़ा है। इससे आगामी यात्रा काल में निर्माण एजेंसी की लापरवाही तीर्थयात्रियों पर भारी पड़ सकती है। चार धामों में प्रथम यमुनोत्री धाम के अंतिम पड़ाव जानकी चट्टी में करीब 4.25 करोड़ की लागत से बस पार्किंग स्वीकृत हुई थी। पिछले साल नवंबर में शिलान्यास के साथ पार्किंग निर्माण का कार्य शुरू हुआ था, लेकिन थोड़ा बहुत काम होने के बाद ये महीनों से ठप पड़ा हुआ है। वहीं पहले से बने बस स्टैंड पर जगह जगह मलबा फैला हुआ है। उत्तरकाशी से ही अगली खबर सामने आ रही है, जहां यमुना घाटी की गरीब जनता के साथ बड़ा खेल खेला जा रहा है। वहीं खाद्य आपूर्ति विभाग गरीब और निचले तबके के लिए आ रहा सरकारी गोदाम में चावल खराब व सड़ा गला परोसा जा रहा है। शिकायत मिलने पर बड़कोट उप जिलाधिकारी शालिनी नेगी ने प्रभारी तहसीलदार के नेतृत्व में टीम गठित कर आपूर्ति विभाग के गोदाम पर छापा मारते हुए 4 ट्रकों के सैंपल लिए और ज्यादातर चावल के कट्टों पर पॉलिश लगा हुआ सड़ा गला हुआ चावल नजर आया। प्रभारी तहसीलदार धनीराम डंगवाल ने बताया कि शिकायत सही पाई गई है। गोदाम के पास लगे 4 बड़े ट्रकों में रखे चावल के कट्टों को देखा गया है। कहना चाहेंगे किस तरह का जो है ये? सर, मेरा नाम रोबिन है और अभी जो हमारे गांव में या कहीं पे भी मैं देखता हूँ कि महीने में जैसे 2-3 महीने में एक बार हमको ऐसे इस तरह का चावल देखने को मिलता है, जिससे कि बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं और हम लोगों को पता भी नहीं चलता। जब हम लोग रिटेलर से इस चीज़ के लिए बोलते हैं तो उनका कहना होता है कि आगे से इस तरह का चावल आ रहा है। तो सर, हम लोग चाहते हैं कि इस तरह की दोबारा से इस तरह से ना आए, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से इस तरह से चल रहा है। सर, हम लोगों को काफ़ी बार इस तरह का चावल आया है हमारे पास। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।